हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन को डिटेल में देखा था। फिर मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। चलिए फिर हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी मैटर की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में बात हुई, कुछ मेजरमेंट भी देख लिए थे। एटम के बारे में बात की थी कि एटम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, खैर इसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर भी है आगे, जहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम है। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है वहां पर हमें। ठीक है, तो उसकी जो बेसिक चीजें वो भी हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ चलिए अब बात कर रहे थे हम लॉज के बारे में। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। ठीक, तो चलिए तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे इसका नाम ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि, चलिए इसको देखते हैं। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटनी Lavoisier in 1789. According to this, it states that the total mass of reactant is equal to the total mass of the product. यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? ये लॉ दिया गया था अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। दिस लॉ स्टेट दैट अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सेम एलिमेंट जो है वो हमेशा सेम केमिकल कंपोजिशन में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेथड बट ऑलवेज 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? CO2। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो हमेशा क्या होगा? H2O। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, सेम ऐसा ही वाटर के साथ भी होगा। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ कहता है प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, यानी कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर। तो एक का जो वेट है वो जो कंबाइन कर रहा है दूसरे के फिक्स्ड वेट के बराबर होगा। वेयर द सिंपल होल नंबर रेशियो, कैसे होगा वेट? होल नंबर रेशियो में होगा एक दूसरे के। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे द मासेस ऑफ carbon monoxide and carbon dioxide for fixed masses of carbon 12 is 16:32, that is 1:2। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आपको नोट करने हैं। बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी जल्दी इन्हें पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम केवल एक इनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बाद में बच्चों हमें इन लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस इज इट स्टेट दैट रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू एलिमेंट A and B which combine separately with the fixed weight of third element C is either same or some simple whole number of the ratio of weight in which A और B combine directly with each other। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, mass of carbon and sulfur which combine with the fixed mass 32 parts of 32 parts of oxygen is 12:32, that is 3:8। ठीक है, चलिए अगला है Gay-Lussac's law of gaseous volume. This law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume। ये कैसे सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में ऐसा करती है। ठीक है, अच्छा ये लॉ इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। प्रोवाइडेड ऑल गैसेज
आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, यानी कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम क्लोरीन हमेशा कंबाइन होते हैं और बनाते हैं 2 वॉल्यूम किसके, HCl के। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि इक्वल वॉल्यूम, सारे गैसेस के जो इक्वल वॉल्यूम होंगे सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, उनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं सारे लॉ। फिर हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो इतना आप नोट कीजिए। चलिए बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। John Dalton, 1808, published a new system of chemical philosophy in which he proposed atomic theory of matter. The main points of Dalton's atomic theory are as follows. तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के जो कुछ मेन पॉइंट्स थे उनको डिस्कस करते हैं। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो इन्होंने कहा कि मैटर, कोई भी मैटर, कोई भी, जैसे ये मार्कर ही है, ये किससे बना हुआ है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। और जिन स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के ये बना हुआ है वो पार्टिकल कैसे हैं, इनडिविजिबल है, यानी कि उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता और उसे एटम कहा जाता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे हर रिस्पेक्ट में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक, किसी एटम के जितने भी एलिमेंट होंगे। दे पोजेसेस सेम साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। यानी कि उनका सेम मास, शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। ठीक है, एक एलिमेंट के एटम की बात हो रही है, अलग अलग एलिमेंट की बात नहीं हो रही। जैसे मान लो एक ऑक्सीजन है एलिमेंट और एक फ्लोरीन है, तो दो अलग अलग एलिमेंट है, तो इनके जो एटम होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ऑक्सीजन एलिमेंट है और इसके जितने भी एटम होंगे उन सभी की प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मास, सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। देखो सेम एलिमेंट के एटम तो सेम है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दे पोजेस, उनका क्या होगा, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट शेप होगा, मास होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। क्लियर है। अगला है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे, एक फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो में कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एटम कंबाइन करते ही हैं, क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड, और उन्होंने कहा कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो अभी हमने केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ के बारे में बात की, तो वही ये डाल्टन भी कहते हैं कि एटम को ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये बस क्या करेगा, अपनी फॉर्म को चेंज करेगा। ठीक है, एटम्स कैन नेवर बी, यानी कि नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये कुछ 4-5 पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। क्लियर है, एक बार आप देख लीजिए। चलिए बात करते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज अ मास ऑफ सिंगल एटम। यानी कि सिंगल एटम का जो मास है उसे ही क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे, विच इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU, और यूनिफाइड मास यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, 1 AMU कितना होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। किसके, 1/12 किसके, कार्बन 12 एटम के 1/12। जैसे हमने कहा एक तरबूज है हमारे पास, इसके 12 टुकड़े कर दो, तो ये क्या हो गए,
इस तरबूज के 1/12 हो गए ना, अरे एक पार्ट निकालेंगे तो क्या हो गया, 1/12 हो गया। वैसे ही जैसे हमने क्लास 9th में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर नोट करना है। बाकी हमने बात की कि एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सिंगल एटम विच इज मेजर्ड इन AMU। सिंगल एटम का जो मास है उसको AMU में मेजर किया जाता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उनके मास का जो सम होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। यानी कि जिस भी एटम के एक से ज्यादा, सॉरी, जिस एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है उनको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी सबको ऐड करके जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ऐसे शायद समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ग्राम में जो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसको कहते हैं GMM, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब ये पूरा तो एक मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन इसमें क्या है, एलिमेंट है, कौन कौन से, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन। अच्छा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसे कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है एटॉमिसिटी। अगर हम एटॉमिसिटी को डिफाइन करें तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ अ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना। यानी कि एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट है उसके कितने एटम है उसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे हम बात करें CH4, तो CH4 की एटॉमिसिटी कितनी है, 5 है क्या, टोटल एटॉमिसिटी तो 5 है। देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, जैसे हम बात करें H2SO4, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई H2SO4 की, 4 5 6 7 7। क्लियर है, समझ में आया एटॉमिसिटी क्या होती है ना। बाकी होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक तो हमें पता है। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई एटॉमिसिटी। चलो, एटॉमिसिटी को नॉर्मल है, एटॉमिसिटी तो हम देख करके बता सकते हैं, है ना, कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में, यानी किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट के कितने एटम है। तो ये अलग अलग भी हम बता सकते हैं और कंबाइंड में भी हम बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है एसिड, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8। O2, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। क्लियर है, चलो, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर मास बताना है मीथेन का, तो कैसे बताएंगे, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है, 12। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है, 1। तो आप कहोगे 12 + 1 14 हो गया, नहीं, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 × 1 करेंगे और ये आ गया 16 हमारा CH4 का मास। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमें CO2 का मास निकालना है, मान लो क्या निकालना है, CO2, तो कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 16 × 2 32 + 12 44 44U, ये आ गया मास। समझ में आया कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसमें आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से फाइंड कर पाएंगे। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं,
इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसीलिए हमें आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे H2SO4, H2SO4, ठीक। अगला है NaCl, NH3, अमोनिया, C2H, C2H5OH, इथेनॉल, है ना, CH3OH, इथेनॉल। इसके अलावा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, C6H12O6। चलो ज़्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बस इतना करना है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, NO2। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है, 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन होता है 16, सोडियम कितना होता है 23, कार्बन होता है 12, एन नाइट्रोजन होता है 14। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, चलो इतने आपको ध्यान रखने भी है ना। अब क्लोरीन भी है यहाँ पर, तो क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, काफी इजी है। आपको क्या करना है, इन्हीं को तो यहाँ पर क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, देखना है कितने एटम ज्यादा है। जैसे 5 हाइड्रोजन है तो 5 × 1 कर देना है। अगर कहीं पर 2 सल्फर है तो 32 × 2 कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, चलिए तो ये नोट कीजिए आप, 5 मिनट्स का टाइम है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिए। चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो, पहला है H2SO4। तो पहला वाला कैसे करेंगे H2SO4 को, तो देखो हाइड्रोजन, तो किस तरीके से आपको सॉल्व करने थे ये क्वेश्चन। तो देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है, इनटू कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का क्या होता है बच्चों, 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है टोटल, 4 ऑक्सीजन है। सॉल्व कर लेंगे, 2 + 32 + 16, 4 × 64। सॉल्व करेंगे 98U। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आ रहा होगा 98U। दूसरा बात करें NaCl की। ठीक है, तो NaCl देखो, तो सोडियम कितना है 23, प्लस क्लोरीन है 35.5। कितना आ गया, तो इजी है, 5 8 58.5। ठीक, कितना हो गया ये, U 58.5
0.5। ऐसे अमोनिया का निकाल सकते हैं NH3 का, बहुत इजी है। NH3 का भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे NH3 का? देखो 14 + 3, 14 15 16 और 17 आ गया। ठीक, वैसे C2H5OH का निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे C2H5। अच्छा, डिफिकल्ट तो कोई नहीं है यहाँ पर। C2H5OH, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 2 इंटू कार्बन कितना होता है 12 + 5 लिख लेते हैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि 1 इंटू 5 5 ही होता है। ऑक्सीजन होता है 16 + 1, ठीक है, एक हाइड्रोजन और है ना। चलो, तो 12 2 जा 24 प्लस 16 + 5 + 1 कितना हो गया, 16 + 1 17 और +5 हो गया 22। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 46U कितना आ गया, 46U। CH3OH का भी निकाल लेंगे आसानी से। कैसे? देखो C कितना है, कार्बन कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 3 प्लस 16 + 1, ऐसे करके निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर लेना इसको। CO2 का निकाल लेंगे 12 + 32, है ना, 16 2 जा 32 आ जाएगा आसानी से। कितना हो गया ये, 2 और 1 3, सॉरी 3 और 1 4 और 2 और 2 4, यानी कि 44 हो गया ये। H2O का भी निकाल लेंगे आसानी से, 16 + 2 18 हो गया। SO2 का भी निकाल देंगे, 32 + 32 यानी कि 64, 32 सल्फर का हो गया और 16 2 जा 32, तो टोटल कितना हो गया 64। वैसे ही NO2 का भी निकाल लेंगे, 14 + 32, 14 + 16 2 जा 32, तो हो गया टोटल 46। ठीक है। अच्छा, किसी किसी का सेम भी आ रहा है, जैसे इसका और इसका दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सेम सेम लग रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम सेम नहीं आ सकते, आ सकते हैं मास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, 5 ऑक्सीजन है, यानी कि सॉरी 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर उतना क्या है, 2 ऑक्सीजन हो गई और 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर कोई आंसर गलत आया तो चेक कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी इस चैप्टर को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।